नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल बलजीत मलिक पौड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, हम आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, बहुत बड़ी सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं जिससे आपका विभिन्न विषयों पर ज्ञान में वृद्धि होगी और आशा है आप हमारी इस सीरीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल बलजीत मलिक पौड़ी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आने वाली सीरीज़ से संबंधित प्रश्नों के ज्ञान से अपनी वृद्धि करें। आइए समय नष्ट न करते हुए आज के महत्वपूर्ण विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज का महत्वपूर्ण विषय फ्रांस की क्रांति और सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांस राज्य की क्रांति कब हुई? इसका सही उत्तर है 1789 और एग्जैक्ट इसका 22 जुलाई 1789। दूसरा प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर लुई 16वें का शासक था, अर्थात फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। आइए अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के समय छोटे और भूमिहीन किसानों की गणना किस वर्ग में की जाती थी? छोटे और भूमिहीन किसान अर्थात जिन किसानों के पास भूमि नहीं थी, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के समय सारी जमीन बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े सामंत और जमींदारों के पास थी, तो छोटे भूमिहीन किसानों को निम्न वर्ग में गिना जाता था। इसका सही उत्तर है निम्न वर्ग। आइए प्रश्न नंबर 4, रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी पोप। आजकल भी चर्च के सबसे बड़े अधिकारी को पोप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप में भूमि के स्वामी कौन होते थे? फ्रांसीसी क्रांति के समय सारी की सारी भूमि बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े सामंतों, साहूकारों, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है जागीरदार। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसका संदर्भ राजकीय शक्ति के प्रतीक से है? अर्थात राजा के शासन से इनमें से कौन सी शक्ति संबंध रखती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राजदंड। राजा के द्वारा दिया जाने वाला दंड राजदंड कहलाता है। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा दासों की आज़ादी का प्रतीक है? टूटी हुई जंजीर अथवा हथकड़ी? सभी जानते हैं टूटी हुई जंजीर अर्थात टूटी हुई बेड़ी या हाथों में पड़ी हथकड़ी जब टूट दी जाती है या खोल दी जाती है तो उसको हम स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। इसका सही उत्तर है टूटी हुई जंजीर और अथवा हथकड़ी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधि पट किस बात का प्रतीक है? विधि अर्थात कानून, पट अर्थात बोर्ड। कानून का बोर्ड अर्थात जिस पर कानून लिखे होते हैं उसको हम विधि पट कहते हैं। यह किस बात का प्रतीक है? यहाँ ऑप्शन दिए गए, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कानून सबके लिए समान है, सामंत विशेष सुविधाओं के अधिकारी हैं, और आखिरी ऑप्शन दिया गया है क तथा गय। तो इसका सही उत्तर है क एवं घ। 9वां प्रश्न, फ्रांस के राष्ट्रीय रंगों का समूह निम्न में से कौन सा है? अर्थात फ्रांस के राष्ट्रीय झंडे में कौन से 3 रंग थे? और इसका सही उत्तर है नीला, सफेद एवं लाल। नीला, सफेद एवं लाल तिरंगा झंडा फ्रांस के प्रमुख झंडे के रूप में जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संदर्भ एकता में ही बल है के प्रतीक से है? एकता में ही बल है छड़ों का बर्छीदार गट्ठर अर्थात छड़ियों का गट्ठा। प्रश्न नंबर 11, लाल फ्राइजियन टोपी का संबंध किस से है? और इसका सही उत्तर है स्वतंत्र दासों से, अर्थात लाल टोपी जो दास पहनते थे यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर कदम बढ़ाते हैं। निम्न में से कानून के मानवीय रूप का प्रतीक कौन सा है? डेनो वाली स्त्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है डेनो वाली स्त्री, अर्थात तो मोटी मोटी आंखों वाली स्त्री कानून के मानवीय रूप का प्रतीक मानी जाती थी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से ज्ञान का प्रतीक कौन सा है? त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती हुई आंख यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक है। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। तीसरे एस्टेट फ्रांस द्वारा राज्य को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम इनमें से क्या था? अर्थात तीसरे एस्टेट द्वारा लिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर जो वसूला जाता था उसका नाम, इसका सही उत्तर है टेली, अर्थात इसको हम टाइल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, चर्च द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर निम्न में से कौन सा था? फ्रांस के चर्च जो किसानों से कर के रूप में राशि वसूलते थे उसको टाइड कहते थे। टाइड, इसका सही उत्तर है टाइड। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के संबंध में लिब्रे क्या था? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था का लेन देन होता है, अर्थात हम वस्तुओं का लेन देन करते उसको मुद्रा कहते हैं। जैसे भारत की प्रमुख मुद्रा रुपया है, बांग्लादेश की प्रमुख मुद्रा टका है, इसी प्रकार विभिन्न देशों की विभिन्न मुद्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 17, लुई 16वां फ्रांस का सम्राट कब बना? और इसका सही उत्तर है 1774, 1774। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के शासक लुई 16वें ने किस प्रकार की सरकार को अपनाया? जैसा आप सभी जानते हैं फ्रांस में राजतंत्र था और राजतंत्र अन्यायी, अत्याचारी एवं निरंकुश शासन होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निरंकुश। फ्रांस का शासक लुई 16वां निरंकुश शासक था। अगला प्रश्न, कौन सा कारक फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली, सामंतों की शोचनीय दशा, भ्रष्ट शासन, उपरोक्त सभी। तो इसमें से भ्रष्ट शासन, जो राजा द्वारा शासन में भ्रष्टाचार फैलाया गया था, वह फ्रांस की क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक था। आइए अगला प्रश्न, लुई 16वें का संबंध किस राजवंश से था? जैसा आप सभी जानते हैं फ्रांस पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा है, तो लुई 16वें का संबंध बुर्बो राजवंश से संबंधित लुई 16वां संबंध रखता है। रूसो ने ग्रंथ लिखा। रूसो एक महान विचारक, एक महान समाजवादी के नाम से रूसो को जाना जाता है, और उन्होंने दुनिया में जागृति उत्पन्न करने के लिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात सामाजिक समझौता नामक ग्रंथ लिखा, अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौते नामक उन्होंने किताब लिखी। अगला प्रश्न, स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ? स्टेट जनरल का अधिवेशन वर्षे में हुआ। वर्षे फ्रांस का एक महत्वपूर्ण नगर जहाँ पर स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ, और वहीं पर फ्रांस के शासक का महत्वपूर्ण प्रसिद्ध भव्य महल जिसको शीश महल के नाम से जाना जाता है वह वर्षे में ही स्थित था। अगला प्रश्न, एंटोइनेट कौन थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लुई 16वें की पत्नी, लुई 15वें की पत्नी, लुई 14वें की पत्नी, लुई 16वें की पुत्री। तो इन चारों ऑप्शन से सबसे जो एंटोइनेट कौन थी उसके बारे में सही जानकारी, सटीक जानकारी है लुई 16वें की पत्नी का नाम एंटोइनेट था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरी एंटोइनेट कहाँ की राजकुमारी थी? यहाँ पर यह प्रश्न स्पष्ट रूप से समझ लेना अति आवश्यक है। मेरी एंटोइनेट लुई 16वें की पत्नी थी और साथ ही साथ वे ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, अर्थात उनका संबंध ऑस्ट्रिया से था। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के समय फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? 10 अरब लिब्रे। लिब्रे फ्रांस की उस समय मुद्रा का प्रमुख नाम था। अगला प्रश्न, फ्रांस में स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ? इसका सही उत्तर है फ्रांस में स्टेट जनरल का अधिवेशन 1789 में हुआ। किस पुस्तक को क्रांति का बाइबिल या बाइबल कहा जाता है? तो रूसो द्वारा लिखित
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात सामाजिक समझौता इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति का नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से साम्राज्यवाद फ्रांसीसी क्रांति का सिद्धांत नहीं है। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, फ्रांसीसी क्रांति 3 सिद्धांतों पर आधारित थी। समानता अर्थात सबको बराबरी का दर्जा, स्वतंत्रता अर्थात जिन भूभागों पर फ्रांस के शासक ने अधिकार कर रखा उनको स्वतंत्रता आज़ादी, और बंधुत्व अर्थात समाज में भाईचारा। अगला प्रश्न, मैं फ्रांस हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है, ये शब्द किसके हैं? लुई 16वें के। लुई 16वां एक अहंकारी, अन्यायी एवं अत्याचारी राजा था। जनता उसके शासन से त्रस्त थी, तंग थी। वो स्वयं को इन वाक्यों के द्वारा प्रदर्शित करता था, मैं ही फ्रांस हूँ और मेरी इच्छा ही कानून है, अर्थात मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है कर हटाना। फ्रांस की जनता के ऊपर जो भारी टैक्स लगा दिए गए थे वह राष्ट्रीय सभा को बुला करके उसको हटा दिया गया। राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई? टेनिस कोर्ट में। इसका सही उत्तर है टेनिस कोर्ट में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ। अगला प्रश्न, टेनिस कोर्ट में जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने क्या शपथ ली? टेनिस कोर्ट में जनसाधारण के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और उन्होंने फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाने की शपथ ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान बनाने की। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन कब आरंभ हुआ? और इसका सही उत्तर है 4 अगस्त 1789। एक बार फिर सुन लीजिए, संविधान बनाने के लिए टेनिस कोर्ट में जो जनसाधारण की प्रतिनिधि सभा अर्थात राष्ट्रीय सभा आयोजित हुई, उसका अधिवेशन 4 अगस्त 1789 को आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सभा ने मानवीय अधिकारों की घोषणा कब की? इसका सही उत्तर है 27 अगस्त 1789। अगला प्रश्न, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय महासभा ने, जिसका अधिवेशन टेनिस कोर्ट में हुआ था। आइए बिना समय गवाए अगले प्रश्न को लेते हैं। बास्तिल का पतन कब हुआ? जैसा आप सभी जानते हैं, बास्तिल के पतन के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी और वह बास्तिल के पतन की सही तिथि 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हुआ। बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था? इसका सही उत्तर है निरंकुश शक्तियों का, अर्थात फ्रांस में राजा द्वारा जो निरंकुश शासन चलाया जा रहा था, बास्तिल का किला उसी बात का प्रतीक था और साधारण जनता ने बास्तिल के किले पर 14 जुलाई 1789 को धावा बोल करके फ्रांसीसी क्रांति का श्री गणेश किया था। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? और वह ऐतिहासिक घटना थी बास्तिल का पतन, अर्थात बास्तिल के किले पर जनसाधारण या जनता का हमला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के गठन का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के गठन का प्रमुख उद्देश्य था फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में फैली हुई अराजकता को रोकना। इसका सही उत्तर है अराजकता को रोकना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया और इसका सही उत्तर है 1791 1791 ईस्वी के फ्रांसीसी संविधान के अनुसार फ्रांस की सरकार का स्वरूप कैसा था? गणतंत्रीय। इसका सही उत्तर है गणतंत्र सरकार की स्थापना हुई। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें राजा या देश का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथों में रहा? पेरिस कम्यून, अर्थात एक आम सभा जिसको पेरिस कम्यून कहा जाता है, उसने इस अवधि के दौरान फ्रांस का शासन चलाया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सम्मेलन में लुई 16वें के लिए क्या दंड निश्चित किया गया? राष्ट्रीय सम्मेलन में लुई 16वें के लिए मृत्यु दंड को निश्चित किया गया। लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया? जैसा कि मैंने पहले बताया, राष्ट्रीय सम्मेलन में लुई 16वें के लिए जो मृत्युदंड निश्चित किया गया 1793 ईस्वी में लुई 16वें को फांसी पर लटका दिया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? उस समय बहुत सारी कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी और राष्ट्रीय सम्मेलन ने
समाज से दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसके अनुसार दासों से विभिन्न साहूकार या सामंत अपने खेतों में या बागानों में बलपूर्वक काम लेते थे और उसके बदले उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था या खाना तक नहीं दिया जाता था या मजदूरों को बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। समाज में प्रचलित एक कुप्रथा थी और राष्ट्रीय सम्मेलन ने दास प्रथा का अंत कर दिया। रोबेस्पेयर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? रोबेस्पेयर को जुलाई 1794 में गिलोटिन पर चढ़ाया गया। गिलोटिन, यहाँ पर गिलोटिन के बारे में जान लेना आवश्यक है। एक ऐसी मशीन जिसके अनुसार व्यक्ति को उस पर लटका करके उसको फांसी तोड़ा जाता है या उसके साथ उसकी गर्दन को काट दिया जाता है। रोबेस्पेयर 1792 से लेकर 1793 तक उसने फ्रांस में शासन व्यवस्था को संभाला और 1 साल के शासन व्यवस्था को जो रोबेस्पेयर द्वारा फ्रांस में चलाई गई उसको आतंक के राज्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, फ्रांस में आतंक का राज्य निम्नलिखित राजनीतिक दल ने स्थापित किया और इसका सही उत्तर है जैकोबिन दल। अगला प्रश्न, आतंक के शासन में मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को मारा जाता था। मैंने पहले भी बताया है, एक ऐसी मशीन जिसको गिलोटिन कहा जाता था। गिलोटिन के द्वारा जिस भी व्यक्ति को फ्रांस में मृत्युदंड दिया जाता था, गिलोटिन के द्वारा उस व्यक्ति को मौत के घाट उतारा जाता था। आइए अगला प्रश्न की ओर कदम बढ़ाते हैं। जिरोंदिस्ट दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी मुद्रा चलाई? यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिरोंदिस्ट फ्रांस में राज करने वाला एक गणतंत्र समर्थक देश था और जिरोंदिस्ट ने फ्रांस में कागज के नोट चलाए, अर्थात कागज के नोट नामक मुद्रा उन्होंने चलाई। पैट्रियट नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य फ्रांसीसी क्रांति के किस नेता ने आरंभ किया? और इसका सही उत्तर है ब्रीशो। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाही के उदय का आधार बनी और उसका सही उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट। और आखिरी एवं अंतिम प्रश्न आज का, फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? इसका सही उत्तर है 1946 में। फ्रांस में महिलाओं को वोट के अधिकार से पहले वंचित रखा जाता था क्योंकि आम जनसाधारण सामान्य व्यक्ति को या भूमिहीन किसानों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जाता था और साथ ही साथ महिलाओं को भी वोट के अधिकार से वंचित रखा जाता था। तो फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1946 में प्राप्त हुआ। आशा है आज द्वारा दी गई फ्रांस की क्रांति से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया हमारा चैनल बलजीत मलिक पौड़ी को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी तुरंत मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।